अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ था टाउन मॉडर्न फिजिक्स। उसका टॉपिक आज हम पढ़ेंगे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इंट्रैक्शन करवा रहे थे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स थी या वेव थ्योरी थी या फोटोनिक नेचर की थी, उसका हम इंट्रैक्शन करवा रहे थे मैटर के साथ। मैटर के साथ इंट्रैक्शन करवाने के बाद बहुत से फिनोमेनास हमने स्टडी किए। बेसिक जो थे वो तीन थे। पहला जो था वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, दूसरा क्वांटम इफेक्ट, और आज हम पढ़ेंगे वो है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन होती क्या है, इसे स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस दोनों टॉपिक का भी रिव्यू लेते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये था कि हमने पार्टिकल वेव को फोटोनिक नेचर को अप्लाई किया था मैटर के ऊपर, और मैटर से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट हो गए, जिसे आप हमने कलेक्ट करके करंट को प्रोड्यूस किया। क्वांटम इफेक्ट में हमने एक्सरे स्कैटरिंग की। एक्सरे जब मैटर से इंटरेक्ट करती है तो पार्टिकल्स निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके आगे दो फर्दर पीक्स बनती हैं। तो इन दोनों इफेक्ट में एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि दोनों फिनोमिनास में जो हमारे पास एनर्जी थी वो कंजर्व थी। एनर्जी दोनों फिनोमिनास में कंजर्व रहती है, यानी जितने फोटॉन्स मेटल पे हिट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस से निकलेंगे, अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था। जितने हमने फोटॉन्स की एनर्जी अप्लाई की, उतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकले, यानी इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, टोटल एनर्जी कंजर्व थी। सेम क्वांटम इफेक्ट में जितनी एनर्जी की हमने इंटर करवाई टाइटली बाउंड पार्टिकल के ऊपर, जितनी एनर्जी हमने इंटर करवाई थी उतनी ही एनर्जी बाहर निकली। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन को वो तो निकाल नहीं सका, इसलिए वो उतनी एनर्जी बाहर निकली। तो एनर्जी टोटल कंजर्व रही। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी अप्लाई किया। तो जितनी एनर्जी हमारे पास मौजूद थी, जितनी एनर्जी हमने अप्लाई की थी, वो सारी की सारी आपको कंजर्व मिली, उतनी ही एनर्जी आपको कंजर्व मिलेगी। आज का जो टॉपिक है पेयर प्रोडक्शन। पेयर कहते हैं जोड़े को, यानी जोड़ा किस तरह है ये मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा कि किस तरह से हम स्टडी करेंगे। पेयर प्रोडक्शन में होगा कि हमने एक प्रोडक्शन करनी है, यानी प्रोडक्ट बनेगा एक पेयर का, इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा या प्रोटॉन का पेयर होगा, और उसके बाद हम स्टडी करेंगे इनहेलेशन को देखेंगे कि जब दोनों पेयर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं देन क्या होता है। चलिए इसकी पहले हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री से भी जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का इन्वर्स होता है। क्लियर है? जैसे हर चीज़ का एक पेयर होता है, एक इन्वर्स होता है, उल्ट होता है। जैसे दिन है तो उसका इन्वर्स रात होगी, सर्दी का इन्वर्स गर्मी होती है। इसी तरह मैटर है, मैटर का भी कोई ना कोई इन्वर्स होता है जिसे हम एंटी मैटर बोलते हैं। क्लियर है? मैटर का भी कोई ना कोई इन्वर्स होता है जिसे हम एंटी मैटर बोलते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। इसका आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक ऐसे बंदे से आप अपने आप से हैंडशेक कर रहे हैं, यानी आपके सामने एक ऐसा बंदा आ गया जो आप जैसा ही हो, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इन्वर्स हो, यानी आप हर चीज़ मैटर से बनी है, आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आप अपने खुद से ही अपने जैसे ही बंदे से हाथ मिला रहे हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या आप मैटर हो तो वो एंटी मैटर हो। तो जब आप एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, हैंड शेक करेंगे, तो वो आपका आखिरी हैंड शेक होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैटर और एंटी मैटर जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी अगर आप अपने ही जैसे बंदे से हैंड शेक करेंगे जिसके ऊपर एंटी प्रॉपर्टीज़ हो, यानी आपका इन्वर्स एक और बंदा जो बिल्कुल आप जैसा हो लेकिन प्रॉपर्टीज इन्वर्स हो, तो जैसे आप हैंडशेक करोगे तो वो आपका आखिरी हैंडशेक होगा। क्यों होगा ये आगे जाके हम स्टडी करेंगे। चलें जी, पेयर प्रोडक्शन यही है कि हर चीज़ का एक इन्वर्स होता है। मैटर है तो मैटर का भी इन्वर्स होगा एंटी मैटर। जब एक फिनोमिना होगा तो मैटर के साथ एंटी मैटर निकलेगा, तो एंटी मैटर वो एक पेयर बन जाएगा, मैटर और एंटी मैटर का एक पेयर बन जाएगा। जब वो पेयर आपस में अटैच होंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेयर प्रोडक्शन का जो था, मैटर का जो कॉन्सेप्ट दिया था एंटी मैटर का, ये मैंने आपको बता दिया कि हर मैटर का एक एंटी मैटर होता है जिसके ऊपर कोई ना कोई इन्वर्स चार्ज होगा।
ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये डायरेक्ट ने, पॉल डायरेक्ट ने दिया था 1928 में। उसने एक स्ट्रेंज सी इक्वेशन दी, एक इक्वेशन दी जिसे स्ट्रेंज इक्वेशन का नाम देते हैं, कि उसने बोला कि अगर x है तो x का कोई ना कोई इन्वर्स भी होगा, नेगेटिव x। अगर 1 है तो 1 का कोई ना कोई इन्वर्स होगा। 1 हमने पढ़ा ना, ये सारे फिनोमेना हमने किए हुए हैं कि x का इन्वर्स क्या होता है? नेगेटिव x। x एक्सिस का इन्वर्स क्या होगा? नेगेटिव x एक्सिस। y एक्सिस का इन्वर्स क्या होगा? नेगेटिव y एक्सिस। तो इसी एक स्ट्रेंज इक्वेशन उसने डिज़ाइन की। तो उसने इक्वेशन के बारे में नहीं जानेंगे, वो काफ़ी लंबी चौड़ी सी इक्वेशन है। इसी चीज़ को सिंपल मैंने आपको बता दिया कि अगर x है तो x का कोई ना कोई इन्वर्स नेगेटिव x होगा। तो इस चीज़ को उसने बोला कि अगर हर चीज़ का इन्वर्स मौजूद है तो मैटर का इन्वर्स भी होना चाहिए। मैटर का भी इन्वर्स यानी एंटी मैटर होना चाहिए। यानी प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन होना चाहिए। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक एंटी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसे हम पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है तो एंटी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, एंटी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट उसने डायरेक्ट में दिया था। उसके बाद 1930 में, 1928 में तो उसने कॉन्सेप्ट दे दिया, इक्वेशन बना दी। तो 1930 में रिसर्चेस जो थी एंटी पार्टिकल को ढूंढने की जो रिसर्च है वो स्टार्ट हो गई डिफरेंट लेबोरेटरीज में। ये सारी रिसर्च उन्होंने कैरी आउट की। तो 2 अगस्त 1932 में एंटी पार्टिकल डिस्कवर हो गया। फर्स्ट एंटी पार्टिकल जो था वो 1932 यानी 2 साल बाद, जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था उसके 2 साल बाद रिसर्च स्टार्ट हुई। उसके 2 साल बाद यानी टोटल 4 साल बाद एक एंटी पार्टिकल डिस्कवर हुआ। तो वो किसने डिस्कवर किया? कार्ल डी एंडरसन ने। कार्ल डी एंडरसन ने ये फर्स्ट एंटी पार्टिकल जो था वो डिस्कवर किया। और उसके बाद फिर ये पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना सामने आया कि ये फिनोमेना आया कहाँ से, उसने डिस्कवर कैसे किया, उसके ऊपर बात करते हैं। उसने पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना ही किया था, पेयर प्रोडक्शन के ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद 2 पार्टिकल निकले। एक न्यूक्लियस, उसने फोटोन को इंटर करवाया, फोटोन को ऑब्जॉर्व करके 2 पार्टिकल निकले। उसने ये सोचा कि एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो नॉर्मल बात है। लेकिन जब फर्दर रिसर्च की गई तो देखा कि दोनों पार्टिकल सेम बिहेवियर शो कर रहे थे। यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला था, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही निकला था, लेकिन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला था, जो सेकंड निकला था उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी तो ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन निकला उसके बाद ये मतलब पता चला कि हर चीज़ का एक एंटी पार्टिकल होता है। जो डायरेक्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था, जो इक्वेशन दी थी वो बिल्कुल वैलिड थी। अगर पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव प्रोटॉन है तो उसका एक एंटी प्रोटॉन होगा, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक पॉजिटिव एंटी इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है उसका एक एंटी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, जिसे हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन थे, ऑपोजिट चार्जेस रखते थे, सेम प्रॉपर्टीज रखते थे, तो वो जो हुई वो पेयर प्रोडक्शन थी। ये दोनों चीज़ें सेम है लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज़ में इनवर्स, अपने चार्जेस में या अपनी खासियत में इनवर्स है। बाद में उसने किया कि दोनों को अटैच करने की कोशिश की। जब दोनों अटैच हुए तो एक्सप्लोजन हुआ छोटा सा, यानी वो सारी चीज़ की इसमें कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप अपने ही जैसे एक बंदे से हैंडशेक करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपसे इनवर्स हो, यानी अगर आप मैटर है तो वो एंटी मैटर से बना हो, तो दोनों अगर हैंडशेक करेंगे तो बस फिर अल्लाह हाफिज़ होना है, आप लोगों का धमाका हो जाएगा, यानी एनर्जी में आप लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, वो आपका आखिरी हैंडशेक होगा। चलें जी, फर्दर इसमें थोड़ी सी और स्टडी करते हैं कि पेयर प्रोडक्शन में फिनोमेना होता कैसे है, क्या कैलकुलेशंस हैं, क्या एनर्जी निकलती है, कितनी एनर्जी होनी चाहिए पार्टिकल्स की, फोटॉन्स की कितनी एनर्जी होनी चाहिए, इक्वेशन क्या बनेगी, वो सारा हम फर्दर स्टडी करते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, वो बात करते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है E = m0c²। ये नॉन इसलिए लिखा है कि हम एनर्जी सिर्फ उसी केस में फाइंड कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो। रेस्ट में एक्सपेक्ट करना है क्योंकि मोशन में हमने पीछे सारा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हमने स्टडी किया कि मोशन की वजह से जो मैस होता है वो वेरी करता है। एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, मैस होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31, क्लियर है, c² यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी जाउल्स में। तो हमें जाउल्स में एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्जेस की जो एनर्जी होती है वो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, क्योंकि हम चार्जेस की एनर्जी फाइंड कर रहे हैं और चार्ज कितना होता है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, दोनों पे चार्ज सेम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। इसकी एनर्जी कितनी आएगी, ये आएगी जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 511 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे अगर आप सॉल्व करें, ये वाली जो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, ये जो आंसर मिलेगा आपको जूल में मिलेगा। हम चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस की जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, ये चार्ज होता है हमारे पास, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है। वो यहाँ पे पुट कर दिया, हमने डिवाइड करेंगे क्योंकि जूल हमारे पास जो है ये बड़ा यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकली है। एक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है, ये आपका एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज बन सकता है कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलें अब पेयर प्रोडक्शन की डायग्राम बना दो। यहाँ पे न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। जब फोटॉन्स इनके साथ टकराएंगे तो दो, ये आ गया सेंटर, दो पार्टिकल्स निकलेंगे, एक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, एक नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। जो ऊपर की तरफ मूव करेगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव ले ले। जो नीचे मूव करेगा वो भी इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इनके साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ये एंगल फाई बन रहा है जो पीछे हमने बना। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी एनर्जी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज जो है वो चार्जेस इनवर्स है लेकिन उसकी एनर्जी सेम निकलेगी क्योंकि मैटर का एंटी मैटर होता है। अगर 1 ग्राम मैटर है तो उसका एंटी मैटर भी 1 ग्राम ही होगा। मैसेज सेम होंगे, एनर्जी सेम होगी, चार्जेस इनवर्स होंगे। चार्जेस इनवर्स है, बात इलेक्ट्रॉन की ही कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मैस एनर्जी कितनी है 0.511 मेगा। एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी कैसे निकालेंगे। एनर्जी हमें पता है कि अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है पीछे सारे टॉपिक में, इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। कि टोटल एनर्जी क्या होगी, वो कंजर्व रहेगी। किस चीज़ की टोटल एनर्जी, फोटोन की टोटल एनर्जी। फोटोन जिस एनर्जी से हिट कर रहा है वो अपनी एनर्जी कंजर्व रखना चाहेगा। कंजर्व कैसे होगी, 1.02 इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक इसमें और एक इसमें। टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, इसमें कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। प्लस और क्या आएगा कि इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके पार्टिकल रेस्ट पे तो नहीं रहेगा, जाहिर बात है, क्योंकि पार्टिकल जब एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है तो अप एंड डाउन वाइब्रेट करता है जब तक वो अपने न्यूक्लियस से निकल ना जाए। जैसे वो इनफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो वो न्यूक्लियस से निकल के बाहर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो इतनी इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा के निकाल सके। जब वो वाइब्रेट करवाएगा तो पार्टिकल्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। मोशन से जो एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगी वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी। एक वो एनर्जी जो पार्टिकल्स को निकाल रही है बाहर, यानी न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस से बाहर निकाल रही है, दूसरी एनर्जी प्लस के उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए। चलें, तो टोटल एनर्जी होगी, जो एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी किस चीज़ की आएगी, फोटोन की, क्योंकि हम फोटोन की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल्स टू जो कंजर्व है, कितने हिस्सों में कंजर्व एनर्जी कितने हिस्सों में सेव हुई है। एक इन पार्टिकल्स को बाहर निकाले इन पेयर प्रोडक्ट करने के लिए, इन पेयर की प्रोडक्शन करने के लिए, प्लस वो एनर्जी बाकी जो एनर्जी बचेगी उस पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी फराहम करेगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करवाएगी। क्योंकि सिंपल सा फिनोमेना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एनर्जी न्यूट्रॉन को अप्लाई होगी हैवी न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, दो पार्टिकल्स निकालेगा, ठीक है। तो ये फोटोन की एनर्जी एक तो सेव होगी, कंजर्व होगी पार्टिकल्स को बाहर निकालने में, क्लियर है। दूसरी बात कि जब ये पार्टिकल्स निकलेंगे तो ये रेस्ट पे नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है
कि पार्टिकल्स रेस्ट में रहते हैं, वो वायर्स के थ्रू मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ा कि दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसमें हमने मोमेंटम निकाला था। मोमेंटम का मतलब मोशन। तो ये पार्टिकल्स जब निकलेंगे तो ये रेस्ट पे नहीं रहेंगे, ये ऊपर को मूव कर जाएगा, ये नीचे को मूव कर जाएगा। तो मोशन से जो एनर्जी आएगी वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक एनर्जी आ जाएगी पेयर की एनर्जी, क्लियर है, एनर्जी ऑफ पेयर प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो दोनों पार्टिकल्स को मूव करवाए। चलिए जी, एनर्जी क्या होती है? फोटोन की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फोटोन की एनर्जी एच है। पेयर्स की एनर्जी क्या होगी? पेयर्स की एनर्जी दो हिस्सों में निकल रही है। एक पेयर है ना, तो पेयर में कितने पार्टिकल्स हैं? एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये। तो पेयर की एनर्जी क्या होगी? इसे इस तरह लिखते हैं, एनर्जी ऑफ पेयर। ठीक है, पेयर की जो एनर्जी होगी वो वैसे एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है? mc²। लेकिन पेयर बन रहा है, पेयर में कितने पार्टिकल होते हैं? दो पार्टिकल होते हैं, तो 2mc² आ गया प्लस। अब काइनेटिक एनर्जी कितने हिस्सों में होगी कन्वर्ट? ये भी दो हिस्सों में कन्वर्ट होगी। एक काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पार्टिकल के लिए, एक काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा कि टोटल एनर्जी जो फोटोन की फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे वो कंजर्व रहेगी, वो वेस्ट नहीं होगी, वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। ये फॉर्म हमने प्रोवाइड की है, तो ये किस में चेंज हुई है? एक तो पेयर बनाने के लिए, और दूसरी एनर्जी जो रेस्ट एनर्जी बची थी वो दोनों को मूव करवाने के लिए। तो टोटल एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई है, वेस्ट नहीं हुई, ये कंजर्व रही है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है। ये था जी हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। अब बात करते हैं एंटी मैटर की एनाइलेशन, क्योंकि एंटी मैटर क्या चीज़ है, वो तो मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है। एंटी मैटर जो होता है वो जो है एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, एंटी मैटर क्यों इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात क्यों करते हैं, कैथोड की बात क्यों करते हैं, पॉजिट्रॉन की बात क्यों नहीं करते, पॉजिट्रॉन को हम स्टडी क्यों नहीं करते, पॉजिट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता। तो इसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ अपने मतवाजन में रहना चाहती है, हर चीज़ अपनी बैलेंस कंडीशन में रहना चाहती है। एटम है तो वो बैलेंस रहना चाहता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने नेगेटिव चार्जेस, कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं रहना चाहती। तो अगर हम एंटी मैटर की बात करते हैं, एंटी मैटर जब एक एंटी मैटर जब बनता है तो वो मूव करता है, तो वो अपने मैटर को ढूंढने की कोशिश करता है। जब एंटी मैटर अपने मैटर के साथ इंटरेक्शन करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हर चीज़ की कोशिश ये है कि वो अपनी बैलेंस कंडीशन में रहे। जैसे एटम अगर अनस्टेबल है तो वो स्टेबल करने के लिए, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम्स को अपने साथ अटैच करेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो यही कंडीशन है, यही वजह है कि जो है एंटी मैटर है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो एंटी मैटर अपने मैटर को ढूंढेगा। इन फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर अगर एंटी मैटर है तो ये अपने मैटर वाले पॉइंटर को ढूंढेगा, उसके साथ अटैच होके एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस वजह से मैटर जो है, एंटी मैटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो फिनोमेना था ये लेबोरेटरी में, फर्स्ट एंटी मैटर जो था वो लेबोरेटरी में बना था। लॉरेंस लेबोरेटरी है, MCQ से आपकी बुक के ऊपर लिखा होगा, वहाँ से लास्ट टाइम के ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। लॉरेंस लेबोरेटरी में ये एंटी मैटर पहले बना था। यही रीज़न है जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि अगर आप अपने एंटी मैटर वाले इंसान के साथ हैंडशेक करोगे, हाथ मिलाओगे, तो वो आप बस डिस्ट्रॉय हो जाओगे, वो आपका आखिरी हैंडशेक होगा। उसके बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी हैंडशेक करवाने की या करने की, क्योंकि मैटर और एंटी मैटर जब आपस में अटैच होते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट यहाँ पे कर देता हूँ कि एनर्जी से मिलकर ही क्या बनता है जी, मैटर, और मैटर का एनर्जी से ही मिलकर क्या बनता है जी, एंटी मैटर। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि मैटर को ओपन करते जाओ तो एनर्जी आ जाएगी, और मैटर और एंटी मैटर को जब आपस में अटैच करें तो दोबारा क्या बनती है, एनर्जी बनती है। चलिए जी, ये आपका सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि एनर्जी से ही मैटर बनता है और एनर्जी से ही एंटी मैटर बनता है। ये एनर्जी है ना, मैटर है, मैटर में तो एनर्जी होती है। मैंने आपको पहले प्रीवियस टॉपिक्स में बता दिया था कि प्रोटॉन को ओपन करते जाओ और गॉड पार्टिकल निकलेंगे, उसको ओपन करते जाओ तो एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी से ही मैटर बनता है, और इसी एनर्जी से हमने किस चीज़ को निकाला, एंटी मैटर को निकाला। जब इन दोनों का आपस में इंट्रैक्शन करवाएं
इन दोनों को आपस में ऐड इंटरेक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर पॉजिट्रॉन के करीब ले जाए आपस में। अब इस पॉजिट्रॉन की कोशिश है कि मैं अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को ढूंढूं और आपस में स्टेबल हो जाऊं। जब ये स्टेबल होने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर मैटर को एंटी मैटर के साथ अटैच करें तो दोबारा किसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी। तो हर चीज़ एनर्जी ही है, और एनर्जी की एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, एनर्जी ही मैटर है और मैटर ही एनर्जी है। तो दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी ही रह जाती है पीछे। चलें जी, ये था इनहेलेशन ऑफ मैटर और एंटी मैटर। यानी एंटी मैटर और मैटर को आपस में अटैच करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फिनोमिना हिस्ट्री आपके बुक्स के अंदर लिखी है। फर्दर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।